नमस्कार साथियों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और आज आप साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। आज का हमारा विषय होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे आज के इस लेक्चर में। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में हो, चाहे यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में हो या किसी भी स्टेट की जो टेट एग्ज़ाम्स होती हैं उन सारी एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। जैसे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन कहा जाता है, या मनोविज्ञान का जनक कौन कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों को जो है कवर किया जाता है। तो आज आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को लेकर के। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी बातों को मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। एक एक बात को हम विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है, ये बात आपको समझनी जरूरी है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन से जोड़कर देखा गया। दरअसल आज मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में हम देख पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी ये दर्शन का हिस्सा हुआ करता था। दर्शन से निकला है मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र जो हमारे प्राचीन दार्शनिक रहे, उन्हीं विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ। आइए उसके इतिहास को हम जो है क्रमवार चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस बात को जानने का प्रयास करें तो ये बात समझ में आती है कि 16वीं शताब्दी के आसपास एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है अरस्तु। दरअसल अरस्तु तो ईसा पूर्व का व्यक्ति था, लेकिन 16वीं शताब्दी में ये बात सामने आई कि अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। अर्थात उनका कहना था कि ज्ञानेंद्रियां जो भी शिक्षा को प्राप्त करती हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां जो भी अनुभव लेती हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप समझ रहे होंगे, आँख कान नाक मुंह त्वचा वगैरह, ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये ज्ञानेंद्रियां जो भी अनुभव लेती हैं वो सारा अनुभव हमारा कहाँ जाता है, आत्मा के अंदर जाता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे अरस्तु जिन्होंने सबसे पहले परमात्मा से आत्मा को अलग रूप में देखा। उन्होंने आत्मा से मनुष्य के अध्ययन के बारे में सोचा। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले यहां मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखा जाए, इन्होंने सबसे पहले आत्मा के विषय के बारे में अपना प्रकाश डाला, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ। इसीलिए सबसे पहले इन्हीं को कहा जाता है, ये मनोविज्ञान के क्या हैं, जनक हैं। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियां जो भी शिक्षा ग्रहण करती हैं, ज्ञानेंद्रियों को जो भी अनुभव प्राप्त होता है, वो सारा अनुभव मनुष्य की आत्मा के साथ जुड़ता है। और आत्मा के साथ जोड़ करके उन्होंने बताया। तो उन्होंने सबसे पहले, अगर आप इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं तो अरस्तु ने इस पर प्रकाश डाला है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, अर्थात मनोविज्ञान के पिता के नाम से इनको जाना जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना जरूरी समझता हूं, ये बात 16वीं शताब्दी में सामने आई कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। और इनके जो पक्षधर थे वो प्लेटो और डेकार्टे ने भी इनकी बात का समर्थन किया। इन्होंने कहा हाँ, वास्तव में जो ज्ञानेंद्रियां अनुभव प्राप्त करती हैं वो हमारी आत्मा के रूप में जाता है, आत्मा में जाता है, आत्मा उसको आत्मसात करती है। तो इसके जो अरस्तु के फॉलोअर थे वो प्लेटो और डेकार्टे थे। इस बात को आपको याद रखना है। यहां पर कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा कि यूनान में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम है रूसो की एक पुस्तक आई एमिल, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही। इन्होंने एमिल पुस्तक में सबसे पहले अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में बात कही। तो यूनान के लोगों ने इनकी इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि अध्यापक को जब तक वेल स्किल्ड नहीं होगा, अर्थात अध्यापक अपने कौशलों में दक्ष नहीं होगा, तब तक वो बेहतर शिक्षा अपने बालकों को नहीं दे सकता है। तो इनके इन सिद्धांतों को यूनान में मानने के लिए इन्होंने बाध्य किया और लोगों ने समझा भी।
उसके बाद इनके इस सिद्धांत को लोगों ने, यूनान के लोगों ने सबसे पहले लागू किया। तो अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में जब कभी बात आती है तो रूसो का नाम उसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल में इस बात का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 1912-13 में, बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद, अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपनी एक पुस्तक लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान। इन्होंने भी यही बात कही कि हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से तभी प्रशिक्षित कर सकते हैं जब अध्यापक प्रशिक्षित होगा। हम सबसे पहले एक दक्ष, एक प्रशिक्षित अध्यापक का जो है निर्माण करें, और वो तभी संभव है जब टीचर्स को वेल स्किल्ड किया जाएगा। इन्होंने बच्चों की नींव को बहुत अधिक मजबूत करने के लिए अपने अलग अलग मार्गदर्शी सिद्धांत बताए, और उन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अमेरिका में बड़ा लाइक किया गया। अमेरिका में उन सारी चीज़ों को बड़ी गहनता से देखा गया। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक जो थॉर्नडाइक ने लिखी, उनके सिद्धांतों को अमेरिका में लागू किया गया, साथ में उस चीज़ों का बड़ा जमीन पर फायदा मिला। तो ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिक युग में, कह सकते हैं आप, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक को लिखकर 1912 और 13 में। इन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण की जबरदस्त बात कही। उन्होंने कि अध्यापकों का प्रशिक्षण किन किन चरणों में किस प्रकार से होना चाहिए ताकि बच्चों को सही और सरल सहज रूप में शिक्षा दे पाएं, इसको लेकर के उन्होंने प्रकाश डाला। जब 16वीं शताब्दी का समय अंत हुआ तो 16वीं शताब्दी में आत्मा को विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा, लेकिन इसके कुछ जैसे से समय आगे बीतता गया, समय बीतने के अनुसार कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आत्मा तो एक अमूर्त विषय है। चूंकि हम मनोविज्ञान को जब पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान एक पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विषय है, और ये विषय प्रयोग को नहीं दिखाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ, आत्मा तो अमूर्त है, हम आत्मा को देख करके उसके बारे में अनुभव नहीं कर सकते हैं। आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा के बारे में हम निश्चित रूप से कोई बात निश्चित नहीं कर सकते। तो जब आत्मा एक अमूर्त विषय है तो कोई भी अमूर्त विषय जिसका हम ना तो उसका लंबाई है, ना वजन है, ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम उसको कैसे विज्ञान के सांचे में ढालें, वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार कैसे उसको जो है फिरोएं। तो इस बात का बड़ा विरोध होने लगा। और आपको मालूम है, वैज्ञानिक कोई भी पद्धतियां हों, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ संगठित करते हैं, प्रयोग निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष अगर वो सारी जगह पर अप्लाई हो जाते हैं तो वैज्ञानिक सिद्धांत बन जाता है। तो इनके इस बात का विरोध हुआ कि आत्मा तो अमूर्त विषय है, ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं हो सकता है, इसलिए इस बात का विरोध होने लगा। फिर बात आती है 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में आत्मा को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। दरअसल पाश्चात्य दर्शन में मन और मस्तिष्क को एक ही समझा जाता है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में मन और मस्तिष्क को अलग अलग देखा गया है। तो जब 17वीं शताब्दी आई तो 17वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान की जगह पर इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। अर्थात लोगों का कहना था कि जो भी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं वो कहा जाता है, वो हमारे मस्तिष्क में जाता है, और जब मस्तिष्क में जाता है तो निश्चित रूप से ये उनका कहना था मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन लोगों ने इस बात का भी विरोध किया। लोगों का कहना था कि मस्तिष्क के अंदर जो भी ज्ञानेंद्रियां हमारे ज्ञान को अर्जित करती हैं, उन सारे ज्ञान को अर्जन करने का कुल योग अगर मस्तिष्क में जाता है तो किसी के मस्तिष्क में कौन सारे विचार हैं हम कैसे जान सकते हैं, उनको कैसे हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो किसी भी मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है, किसके क्या विचारधाराएं हैं, इसको भी हम सही रूप में नहीं कर सकते। अर्थात ये प्रयोग का विषय नहीं हो सकता। और जब तक ये प्रयोग का विषय नहीं होगा, जब तक कोई बात सत्य साबित नहीं होगी, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरेगी, तब तक कह सकते हैं ये भी क्या है, एक मनोविज्ञान को हम विज्ञान से जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं। अतः इस बात का भी विरोध होने लगा। कुछ लोग कहते थे कि मन जो है, मन की गति को हम कैसे जान सकते हैं, किसी के मन में कौन से सारी विचारधाराएं हैं दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है, यह भी एक अमूर्त विषय है। अतः इस बात का भी खंडन होना शुरू हुआ। मन और मस्तिष्क के विज्ञान को मानने वाले जो लोग थे उसमें प्रमुख व्यक्ति था पोम्पोनोजी।
इस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा इसका समर्थन किया, मन और मस्तिष्क के विचारों का, और उनके साथ में फॉलोवर थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। इन सारे लोगों ने भी इनकी बात का जो है समर्थन किया। लेकिन चूंकि ये भी एक अमूर्त विषय था तो इस विचारधारा का भी क्या होने लगा, 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस बात का भी खंडन होने लगा। फिर बाद में 18वीं शताब्दी के आसपास लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानना शुरू कर दिया। चेतना का विज्ञान अर्थात कहने का मतलब था कि जो भी हम ज्ञानेंद्रिय हमारा अनुभव करती हैं वो सारे अनुभव, वो सारी ज्ञान जो है चेतना के माध्यम से जो है हमारे अंदर जाता है, और हम जब चेतते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। लेकिन बहुत सारे, जैसे सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि अगर चेतना है तो चेतना भी कई सारी अवस्थाओं में होती है। मनुष्य कभी अर्धचेतन अवस्था में होता है, कभी अर्धचेतन अवस्था में होता है, कभी अचेतन अवस्था में होता है। मनुष्य कभी सोता है तो वो अवस्था सोने के समय की चेतना, और जिस समय जगता है उस समय की अवस्था, और मान लो जिस समय मनुष्य दारू पिए हो, शराब का सेवन कर रहा हो, उस समय की अवस्था आप देखिए। अलग अलग चेतनाएं अवस्था होती हैं। तो इस बात का भी खंडन होने लगा कि चेतना की भी कई सारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि किस तरह से हम इसको वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार खरा माने। तो इस बात का भी बड़ा विरोध हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी अवस्थाएं सोते वक्त की कोई और होती हैं, जिस समय हम अचेतन अवस्था में आ जाते हैं उस समय हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अचेतन अवस्था में बहुत सारे विचार दबे पड़े होते हैं जो हम समाज के सामने नहीं लाते हैं। लेकिन जो चेतना अवस्था है, वर्तमान समय की जो अवस्था है, हम अपने विचार भले ही आपको है कुछ बता दें, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारी अचेतन अवस्था में होते हैं, जो हम क्या, कोई भी व्यक्ति क्या होता है वो नहीं लाता है सामने, तो वो अचेतन अवस्था होती है। इस प्रकार एक अर्धचेतन अवस्था होती है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह भी खरी नहीं उतरी। इस बात का भी विरोध होने लगा। चेतना के सिद्धांत के मानने वाले लोग थे विलियम उंट, विलियम जेम्स, जेम्स अली और टिश्नर। विलियम उंट ने इसको सर्वाधिक महत्व दिया। इनके जो फॉलोअर थे विलियम जेम्स, जेम्स अली, टिश्नर, इन सारे लोगों ने चेतना के विज्ञान को 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानना शुरू किया। लेकिन जब सिगमंड फ्रायड अन्य लोगों ने इस बात का विरोध किया कि चेतना की कई सारी अवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे वो अर्धचेतन अवस्था हो, चाहे अचेतन अवस्था हो, चाहे चेतन अवस्था हो, तो इस बात का जब विरोध हुआ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धतियों पर खरे न उतरने के कारण आगे जब 20वीं शताब्दी आई तो एक सफ़र शुरू हुआ था। आत्मा के विज्ञान के बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और रुका आकर कहाँ पर, रुका आकर व्यवहार के विज्ञान पर, जो आधुनिक समय भी यही चल रहा है। कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान हमारा व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात मनुष्य जैसा व्यवहार करता है उसी के साथ उसकी अनुभूतियाँ होती हैं, और उनके व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन हम बड़े आराम से कर पाते हैं। उन अध्ययनों का के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। वो निष्कर्ष सर्वत्र हर जगह पर क्या होते हैं, निश्चित रूप से समान होते हैं। अगर वातावरणीय परिस्थितियों को, अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में अलग अलग आप देखेंगे, उम्र दराज के लोगों को देखेंगे, तो जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या होंगे, खरे उतरेंगे। इस कारण इसको जो है व्यवहार के विज्ञान को वैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ करके देखा गया, और ये माना गया कि ये विज्ञान के जो भी मानक हैं उस पर खरी उतर रही है। और मैंने बताया विज्ञान का कोई भी ज्ञान हो, जब तक उसको हम प्रयोग करके एक निष्कर्ष ना निकाल लें और वो निष्कर्ष सब जगह फॉलो ना हो, तब तक हम उसको वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं मानते हैं। लेकिन व्यवहार के विज्ञान को उन्होंने माना, जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान आप अलग अलग वातावरणीय दशाएं और वातावरणीय परिस्थितियों में किसी बच्चे से लेकर के अलग अलग उम्र दराज के लोगों में अगर आप कुछ उनके व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो सारे व्यवहार एक जैसे वातावरण में समान आएंगे। निश्चित रूप से उनके व्यवहारों के अध्ययन के आधार पर आप निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे, और वो निष्कर्ष आप कहीं पर भी प्रयोग करेंगे एक जैसे सत्य साबित होंगे। निश्चित रूप से कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जो वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार खरा उतरता है। इस कारण 20वीं शताब्दी में हमने मनोविज्ञान को क्या माना है, व्यवहार का विज्ञान माना है। और इसको मानने के वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाटसन, व्यवहार मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं वाटसन। इनके समर्थक आज के समय के जो लोग वुडवर्थ हैं, स्किनर साहब हैं, पैवलक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग देखेंगे इन्होंने क्या माना, व्यवहार का विज्ञान माना है।
मनोविज्ञान को क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। फिर बात ये आई कि जब भी, चूंकि ये इसको पहले ये दर्शन का एक पार्ट हुआ करता था, मनोविज्ञान एक दर्शन का पार्ट हुआ करता था। अब जब इसको हम अलग विषय के रूप में पढ़ें, जब मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ने की जरूरत महसूस की गई, तो सबसे पहले बात आई कि इसको लेकर के मनोविज्ञान शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ, इसको लेकर के कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, इनको आधार माना गया। तो जब इनको आधार माना गया तो सबसे पहले जब बात आती है तो 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में सबसे पहले क्या हुआ, एक रुडोल्फ गोइकिल नाम के व्यक्ति मनोविज्ञानी हुए हैं। रुडोल्फ गोइकिल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने 1590 ईस्वी में क्या किया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है। साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक में रुडोल्फ गोइकिल नाम के व्यक्ति ने सन 1590 ईस्वी में किया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बन जाता है, तो इस कारण सबसे पहले इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ढूंढी गई जिसका नाम था साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन्होंने साइकोलॉजी शब्द के बारे में व्याख्या नहीं की थी। आगे चलकर एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है गैरिट। गैरिट ने बताया, गैरिट ने इस साइकोलॉजी शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है साइकी और दूसरा है लोगस। एक है साइकी और दूसरा क्या है? लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, जो गैरिट की विचारधाराओं से प्रेरित था। तो गैरिट ने क्या कहा कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द साइकी और लोगस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। आगे चलकर एक और मनोविज्ञानी हुए जिनका नाम है केकर। केकर साहब ने कहा कि दर्शन मनोविज्ञान की जननी है। दरअसल मैंने बताया कि मनोविज्ञान दर्शन से ही आया है। आप प्लेटो को लें, चाहे डेकार्टे को लें, चाहे अरिस्टोटल को लें, ये सारे वो व्यक्ति हुए जो गंभीर दार्शनिक व्यक्ति थे। इन्होंने गहरे गूढ़ सिद्धांतों को दर्शन में दिखाया है, अपने गहरे गूढ़ सिद्धांतों को दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। और इन्हीं से आप, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो अरिस्टोटल साहब हैं, अरस्तु साहब हैं, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से आप जान रहे हो, तो वो दर्शन के भी गहरे प्रकांड विद्वान थे। उन्हीं को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि उन्हीं के होने की वजह से आज मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी जरूरत महसूस की गई। क्योंकि जब हम एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान करा रहे हैं तो एक स्वतंत्र विषय का होना उसका लिए जरूरी है। क्योंकि हमें एक बेहतर नागरिकों का निर्माण करना है इस राष्ट्र के लिए, एक सुव्यवस्थित जो है देश खड़ा करना है, एक अच्छा सुंदर सा देश खड़ा करना है जहाँ के नागरिक जिनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो निश्चित रूप से केकर साहब ने कहा कि दर्शन मनोविज्ञान की जननी है और अरस्तु मनोविज्ञान का क्या है? जनक है। ये शब्द किसने कहा? केकर ने कहा। फिर मैंने बताया कि कोई भी बात तब तक खरी नहीं उतरेगी जब तक वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरी न उतरे। तो आपने देखा दर्शन से निकला मनोविज्ञान, और जब मनोविज्ञान की विकास की यात्रा शुरू हुई तो मनोविज्ञान की विकास की यात्रा आत्मा से प्रारंभ हुई, उसके बाद मन मस्तिष्क में गई, मन मस्तिष्क के बाद आप देख रहे हैं चेतना में गई, और चेतना के बाद व्यवहार मनोविज्ञान के रूप में उसे देखा गया। लेकिन यहां पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कभी वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात आती है तो हम सबसे पहले लेबोरेटरी की बात करते हैं, हम प्रयोगों की बात करते हैं। तो वो दौर कौन सा था जब इसके बारे में प्रयोग होना शुरू हुआ, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन में हो, चाहे विदेशों में हो, और चाहे भारतीय दृष्टिकोण में हो। भारत में कब प्रयोगों के मामले जो तुम्हारा मनोविज्ञान विषय है, भारत में कब उसको लेकर के प्रयोग शुरू हुए, और कब वैश्विक स्तर पर अन्य देशों में इसके प्रयोग शुरू हुए, आइए इसको लेकर के हम बातचीत करते हैं।
सबसे पहले 1879 में 1879 में मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी विलियम उंट ने कहां खोली? विलियम उंट ने जर्मनी की लिपजिंग यूनिवर्सिटी में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे जर्मनी की लिपजिंग यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने सबसे पहले 1879 में जर्मनी की लिपजिंग विश्वविद्यालय में इस पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, इस बात को सत्य साबित करने के लिए कि मनोविज्ञान जो विषय है, जो उन्होंने बात कही है, चेतना का विज्ञान है, उस चेतना के विज्ञान को किससे जोड़कर देखने के लिए? विज्ञान से जोड़कर देखने के लिए। मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विषय है, इस बात को सत्य साबित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1879 ईस्वी में फर्स्ट लेबोरेटरी कहां स्थापित की? जर्मनी की लिपजिंग यूनिवर्सिटी में स्थापित की। जर्मनी की लिपजिंग यूनिवर्सिटी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे यहां, लिपजिंग विश्वविद्यालय। आज वो कार्ल मार्क्स नाम से यूनिवर्सिटी जानी जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, चूंकि इन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की, लेबोरेटरी स्थापित करने से कोई बात सत्य साबित नहीं हो पाती है। इन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए ये साबित करने का प्रयास जरूर किया, एक लेबोरेटरी स्थापित की, लेकिन उस पर ये सिद्धांतों को नहीं दे पाए। तो सिद्धांतों को देने का कार्य जो था वो 1890 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी किसने? विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी, और इन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लिखा, जिस कारण आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के नाम से ये व्यक्ति जाने जाते हैं। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न विवादों में रहता है, विलियम उंट को दे देते हैं, कई बार लोग विलियम जेम्स को कहते हैं, लेकिन आप लोग जो है विलियम जेम्स को मानेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक में उन्होंने गहनता से इस बात को प्रकाश डाला है। वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें इस पर लिखी हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहेंगे? आप उन्हें जनक कहेंगे। भारत में इस पर लेकर के कब काम शुरू हुआ, आइए इस बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1916 में इंडिया में कलकत्ता में NN सेन ने फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की। 1916 में भारतीय जो शहर है कलकत्ता के अंदर, उन्होंने 1916 ईस्वी में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, तो आपका जवाब होगा 1916 में NN सेन द्वारा स्थापित की गई थी। और कहाँ? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अगर वैश्विक स्तर पर आता है कि विश्व की सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की, तो आप कहेंगे जर्मनी की लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। किसने स्थापित की थी? विलियम उंट ने स्थापित की थी। इस तरह के प्रश्न अगर आपका प्रश्न आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? हमारा नाम आ जाता है अरिस्टोटल, अर्थात अरस्तु का नाम आ जाता है। तो इस समय व्यवहार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो आपका जवाब आ जाएगा वाटसन। तो इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में अलग अलग नेचर को लेकर के बन जाते हैं। इस कारण मेरा ये प्रयास रहा कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आपको ले जाऊं। जब भी आप अपने विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में देख रहे हो, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में देख रहे हो, तो आपका भी मन चलेगा सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानें। तो इसकी हिस्ट्री को मैंने उस आधार पर उठाया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह का कोई प्रश्न आएगा तो आप यहाँ से बड़े आराम से उसको कर पाएंगे। आपसे कौन किसका फॉलोअर है, कौन किसको मानने वाला है, उन मनोवैज्ञानिकों को आप याद कर लेंगे। जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सारे मनोवैज्ञानिकों को कौन किसका फॉलोअर है। जैसे कहा जाए आत्मा के विज्ञान को मानने वाले कौन कौन थे, प्लेटो और डेकार्टे। अरिस्टोटल तो कह ही रहे थे कि आत्मा का विज्ञान है। तो आपने देखा कि इसका लगातार स्वरूप बदलता गया, मनोविज्ञान का स्वरूप बदलता गया। कभी ये आत्मा का विज्ञान कहा गया, मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, चेतना का कहा गया। आज का जो दौर है, आज के समय में मनोविज्ञान हमारा व्यवहार का मनोविज्ञान है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरा उतरता है, जो हर परिस्थिति में प्रयोगों द्वारा सत्य साबित होता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों को व्यवहार का
विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जोड़ करके हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको लेकर के जो अलग अलग प्रश्न बनते हैं आप उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रश्न छूट रहा होगा, मेरा प्रयास होगा अगले लेक्चर में उसको कंसिडर कर लूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।